की जानकारी के अनुसार भारत का प्रथम गणिताचार्य एवं खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट ही हैं। उनका काल 5वीं शताब्दी का है। उनके गणित की ठोसता, विचार नीति आदि सभी आश्चर्यचकित करने वाली हैं। ज्योतिष्य शास्त्र में शत ज्ञान रूपी उत्तम रत्न सत्य और असत्य के मिश्रण रूपी समुद्र में डूब गया था। मैंने बुद्धि रूपी जहाज पर चढ़कर देवतानुग्रह से उसे उस समुद्र में से निकाला है। यह आर्यभट्ट की अपनी कृति के प्रति कही गई बात है। इस कृति ने उन्हें अपार ख्याति प्रदान की है। इतना ही नहीं, भारतीय गणित और खगोल विज्ञानों में प्रतिभा संपन्न किसी एक के नाम से अब तक के प्रकाशित ग्रंथों में से उपलब्ध महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इससे ही इसका महत्व सिद्ध होता है। ईसा की 16वीं शताब्दी तक इसी कृति को गुरुकुलों में पाठ्य ग्रंथ के रूप में भारतीय विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उसकी इस कृति ने भारतीय खगोल विज्ञान में एक नए पंथ का निर्माण किया। उस पंथ के अनुयायी स्वयं का आर्यभट्ट के शिष्य कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं। उनके शिष्य उन्हें भगवान, प्रभु इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। प्रथम भास्कर ने कहा है, खगोल ग्रहों की गति के बारे में आर्यभट्ट के अलावा किसी को ज्ञान नहीं था। आर्यभट्ट ही भारत का प्रथम खगोल शास्त्री या गणितज्ञ नहीं थे। उससे पहले भी यह शास्त्र था। शास्त्र के अनेक जानकार एवं मेधावी विद्वान थे। पंचांग के नियम, नक्षत्र विभाजन ईसा पूर्व 14वीं तथा 13वीं शताब्दी में ही भारत में प्रचलित थे। वेदों में भी इस विज्ञान के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। पंचांगों का निर्माण करना, वैदिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तिथियों व मुहूर्तों को निर्धारित करना, ग्रह ग्रहण अमावस्या को पहले ही जानना खगोल शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद सिद्धांत नाम के खगोल शास्त्र के ग्रंथों की रचना हुई। आर्यभट्ट के समय में भारतीय खगोल शास्त्र की बड़ी दुखद स्थिति थी। उस समय प्रचलित पैतामह सिद्धांत और सौर सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पॉलिस सिद्धांत, ये पांचों सिद्धांत पुराने हो चुके थे। गणित के ठोस परिणाम उनसे प्राप्त नहीं होते थे। वे उपयोगी नहीं रहे थे। ग्रहों की स्थिति, ग्रहण का समय आदि गणित के आधार पर जो प्राप्त होता था उसमें और प्रत्यक्ष स्थिति में भारी अंतर रहा करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठने लगा। इस विज्ञान की त्रुटियों को, कमियों को दूर कर उसे नवीन और प्रभावी रूप में आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट के पूर्व भी कुछ विद्वानों ने इस दिशा में प्रयत्न किए थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी थी। 6वीं शताब्दी में एक खगोल शास्त्री के रूप में आर्यभट्ट मान्यता प्राप्त कर चुके थे। एक ऐसे शास्त्री जिन पर पूर्ण विश्वास किया जा सके। इस भांति उन्होंने खगोल शास्त्र को भी अपने प्रयासों से पुनः प्रतिष्ठित किया। लोग उन्हें भारत के खगोल शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जानने लगे। आर्यभट्ट मूलतः कहाँ के थे, इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं अपनी ही कृति में देते हैं। ब्रह्म, भूमि, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और नक्षत्र समूहों को उनके अधिदेवताओं के साथ नमस्कार कर कुसुमपुर में जनता की मान्यता प्राप्त आर्यभट्ट ग्रह गति ज्ञान को समझने के साधन तंत्र को यहाँ प्रस्तुत कर रही है। पर्शिया के विद्वान अल-बरूनी ने भी कई बार कुसुमपुर के आर्यभट्ट इन शब्दों में ही अपने लेखों में इनका उल्लेख किया है। कुसुमपुर का अर्थ है फूलों का, पुष्पों का नगर। बाद में वह पाटलिपुत्र कहलाया। इस नाम परिवर्तन की भी एक रोचक कथा है। चीनी यात्री वहेनजांग पाटलिपुत्र में कुछ दिन रहे थे। उसके अनुसार एक बार कुछ विद्यार्थी नगर के बाहर घूमते हुए निकल गए। एक बड़े पाटल वृक्ष की छाया में वे बैठे थे कि उनमें से एक अचानक अत्यंत व्याकुल हो उठा। सभी मित्र ही थे। अपने साथी की व्याकुलता को देख उन्होंने समझा इसे प्रेम पीड़ा हो गई है, इसकी औषधि तो विवाह ही हो सकती है। उन मित्रों ने पाटल वृक्ष के पुष्पों से सुशोभित एक डाली तोड़ी और उसे वधू बनाया। 2 मित्रों ने उसके माता पिता का अभिनय किया और वह डाली वधू के रूप में उस पीड़ित विद्यार्थी को दे दी। तब से यह नगर पाटलिपुत्र के नाम से रूढ़ हुआ। आर्यभट्टियम के प्राचीन टीकाकारों में से एक प्रथम भास्कर आर्यभट्ट को
अस्मणाचार्य और उसके शास्त्र को अस्माक तंत्र बताता है। खगोल विज्ञान को अस्माक गणित कहा गया। अस्माक जनपदों वालों को इस शास्त्र का ज्ञान काफी था, ऐसी जानकारी भी उसने दी है। कई पुराणों में अस्माक जनपद का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि यह जनपद विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहने वाली नर्मदा नदी तथा गोदावरी के बीच का प्रदेश था। आर्यभट्ट के माता पिता इसी अस्माक जनपद के थे। हो सकता है आर्यभट्ट का जन्म भी यहीं हुआ हो। कुसुमपुर बाद में पाटलिपुत्र, पटना, कल्याण, मगध बिहार की राजधानी का नगर बना। आर्यभट्ट ने ही इसी नगर में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की। मगध उन दिनों विद्या का एक प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय इसी राज्य में था। इस विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग ही था। एक प्राचीन श्लोक आर्यभट्ट के जन्म की प्रशंसा में कहता है, कलयुग में कुसुमपुर में स्वयं सूर्य ही ज्योतिष्य शास्त्र में निपुण कुलप आर्यभट्ट के रूप में जन्मा था। इसमें कुलप शब्द से ध्वनित होता है कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति भी था। नालंदा विश्वविद्यालय ईस्वी शताब्दी 5वीं-6वीं शताब्दी में काफी उन्नत अवस्था में था। आर्यभट्ट का भी यही काल था। इस ग्रंथ का प्रचार दक्षिण भारत में विशेष हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी तक दक्षिण में इसका अध्ययन अध्यापन जारी था। इसी के आधार पर बनी पंचांग आज भी दक्षिण में वैष्णव पंथ में मान्य है। आर्य सिद्धांत दक्षिण में ही प्रचलित होने से आर्यभट्ट दक्षिण के ही होंगे, यह तर्क कुछ विद्वानों ने किया। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि आर्यभट्ट मूलतः केरल के ही थे। पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, यानी उसी दैनंदिन गति है। यह मानने वाला ज्योतिषी भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे। उनके काल के बारे में उसी के द्वारा स्पष्ट निर्देश देने वाले हैं। अब के 28वें महायुग में 3 पादों के बीत जाने पर कलयुग में 60 वर्षों तक चक्र 60 आवर्तों को पूरा करने के पश्चात मेरा जन्म होकर 23 वर्ष बीत चुके हैं। आर्यभट्ट के समय में बौद्ध धर्म का काफी प्रभुत्व था। जैन धर्म भी प्रचलित था। फिर भी आर्यभट्ट निश्चय ही इन दोनों से संबंधित नहीं थी। प्राचीन कृतियों में रचनाकार प्रारंभ में अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना में अपने मत को भी व्यक्त करते हैं। इस संसार की सृष्टि के लिए मुख्य कारणीभूत को जो एकमात्र है उसे और नाना भांति की सृष्टि के लिए कारणीभूत होने के कारण जो भी है उस सत्य रूपी पर ब्रह्म देवता की वंदना करते हुए यह आर्यभट्ट गणित, काल, क्रिया और गोल नामक 3 विषयों को बताएगा। कृति के अंत में भी स्वयंभू ब्रह्म की प्रस्तुति आई। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत से जुड़े हुए थे। ब्रह्मा के वरदान से ही यह जानकारी उन्होंने प्राप्त की। फिर अन्य लोगों की सोचने में क्या गलती है? प्रथम भास्कर ने कहा है, आर्यभट्ट ने बहुत ही कठोर तपस्या की। ब्रह्म के साक्षात्कार से ही ग्रहों की सही गति का दर्शन आर्यभट्ट ने पाया। इसी कारण से ज्ञानी लोग कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ। नरोत्तम व्यास महर्षि ने जिस प्रकार अपने तपोबल से इंद्रियों को अगोचर और बुद्धि की परिधि में न आने वाले विषयों को समझ लिया था, वैसे ही आर्यभट्ट ने उसी मार्ग को अपनाकर सर्व जगत कल्याण की साधना की। आर्यभट्ट द्वारा ब्रह्म सिद्धांत को अपनाने के 2 कारण ज्ञात होते हैं। प्रथम तो ब्रह्म सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। दूसरा, आर्यभट्ट के निवास स्थान कुसुमपुर के विद्वान लोग ब्रह्म सिद्धांत के शरणागत हो गए थे। वे उसी सिद्धांत को श्रेष्ठ मानते थे। आर्यभट्टियम यह गणित तथा खगोल शास्त्र के सूत्रों को संक्षेप में मूल रूप में बताने वाली कृति है। भाषा काफी गंभीर तथा शुद्ध वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट ने बहुत ही संक्षेप में सीधे विषयों को निरूपित किया है। इस कृति में कोई भी असंगत असंबद्ध बात नहीं दिखाई देती है। भाषा में भी तांत्रिक पदों का ही बोलबाला है। बिना विवरण के श्लोकों का अर्थ जानना कठिन है। आर्यभट्टियम में कुल 121 श्लोक हैं। कृति को विषयानुसार गीतिकापाद, गणितापाद, कालक्रियापाद और गोलापाद नामक 4 भागों में बांटा गया है। कृति में प्रयुक्त छंदों के अनुरूप इसे 2 भागों में बांटा गया है। गीतिका छंदों में 10 गीतिका और आर्या छंदों में 8 शत। गणितपाद में गणित के वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रफल, ज्या, अंतर, प्रकाश, छाया आदि
से संबंधित समीकरण इत्यादि हैं। काल क्रियापद में विभिन्न भाग, ग्रहों का परिभ्रमण, मास, संवत्सर, अधिक मास आदि की कल्पना की गई है। गोलपाद में खगोल विज्ञान का विचार है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि ग्रहों की दृश्य परिस्थिति का वर्णन है। पाई का मान भी आर्यभट्ट ने ही दिया था, जो अब के मान से मिलता जुलता है। अकबर के दरबार के मंत्री अबुल फलज ने अपने समय की घटनाओं को आईने अकबरी में लिखा। उसमें लिखा कि यूनानियों को हिंदुओं द्वारा पता लगाए गए व्रत के व्यास तथा उसकी पर्दी के मध्य संबंध के रहस्य की जानकारी नहीं थी। इस बारे में ठोस परिज्ञान प्राप्त करने वाले हिंदू ही थे। आर्यभट्ट को ही पाई का मूल्य बताने वाला प्रथम व्यक्ति बताया गया है तथा उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है तथा उन्होंने सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में कहा कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग कालों में सूर्योदय सूर्यास्त होते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार काल विभाजन बहुत ही सरल एवं वैज्ञानिक था। आर्यभट्ट द्वारा प्रकाश के सम्मुख रहने वाली वस्तु की छाया को नापने के लिए दिए गए सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। शून्य में सूर्य के प्रकाश से ग्रह उपग्रह प्रकाशित होते हैं। बीजगणित को प्रारंभ करने वाले भारतीय गणितज्ञ शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट ही थे। उससे पहले बीजगणित का प्रचलन दिखाई नहीं देता था। यह भी पहले कहा जा चुका है कि आर्यभट्टियम श्लोक रूप में होने वाला सूत्र ग्रंथ है। सूत्रों का सदा स्मरण रखने लायक तथा संक्षिप्त रूप में व्यापक अर्थ देने के लिए जरूरी है। यहाँ मूल से तात्पर्य उधार लिया हुआ धन और फल का अर्थ ब्याज है। मूल के ब्याज को उस ब्याज पर मिलने वाले ब्याज को मिलाकर उसे काल से और मूल से गुणा के उपलब्ध मूल के वर्ग के आधे को मिलाकर तत्पश्चात हम वर्गमूल का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने वर्गमूल निकालने की एक विधि बताई है। भारतीय वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। खगोल गणितज्ञ शास्त्रों में अपार ज्ञान प्राप्त इसकी कृति भारत में सर्वत्र मान्यता ही नहीं पाई, अपितु पंचांग के निर्माण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यापक रूप में काम में लाई जाती है। बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान को आर्यभट्ट की देन के रूप में काफी महत्व है। इतना ही नहीं, उन शास्त्रों की व्यापक अभिवृद्धि के लिए यह कृति नींव की भांति है। सैद्धांतिक तरीके से प्रारंभ करके खगोल में नूतन परिकारों का उपयोग करने वाला यही है। आर्यभट्टियम इस कृति से आर्यभट्ट दिगंत कीर्तिवान महाविज्ञानी सिद्ध हुए हैं और वही भावी वैज्ञानिकों का चमकते ध्रुव तारे के समान पथ प्रदर्शन बना है। 19 अप्रैल 1975 को भारत में निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट इसी आद्य गणिताचार्य एवं खगोल शास्त्री की स्मृति में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है।